हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम जेईई मेन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं 2025 के। और इससे पहले हम 22 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वाले जो कंपाउंड्स हैं इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट में अरेंज करना है। तो देखिए, आपको पता है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो आप HBr के केस में देखेंगे, और यहाँ पे आपका हो गया H2S, ये हो गया आपका NF3, एंड लास्ट में हो गया आपका CHCl3। अगर इसमें देखें तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, 2.1, और ब्रोमीन की होती है 2.96। ओके। और आपका सल्फर का अगर आप देखें, सल्फर की होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.58, और हाइड्रोजन की होती है 2.1, और इधर भी 2.1। क्लोरीन की 4 और नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन की 2.1 और कार्बन की हो गई 2.5, और क्लोरीन की होती है 3.16। तो आपके जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कैसे, आप कैसे करेंगे डाइपोल की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा 2.56, 2.1, तो इसका ऐसे आएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऊपर की तरफ। इसमें देखें तो इसका ये यहाँ पे जाएगा, और इसमें इधर इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर और ऊपर वाले का रिजल्टेंट ऊपर, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखें तो ये यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऊपर वाले का और इसका क्लोरीन की तरफ, और ये तीनों क्लोरीन, तो ये और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आपका नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो सबसे कम जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो NF3 का होगा। तो सबसे कम किसका होगा, NF3 का। फिर आप देखिए उसके बाद जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा HBr, क्योंकि इसमें कुछ भी चीज एड ऑन नहीं हो रही है, तो उसके बाद आपका हो जाएगा HBr। फिर उसके बाद होगा H2S का, क्योंकि H2S में दो डाइपोल्स जा रहे हैं, वो क्या हो गया, उनका एड ऑन हो गया इनका, क्योंकि रिजल्टेंट ये है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका H2S, और लास्ट वाले में देखिए सबसे ज्यादा एड ऑन हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CHCl3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन से को रिलेटेड है डिग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो सबसे पहले आपको डिग्लिसरॉल्डिहाइड का पता होना चाहिए, यही क्या होता है। तो डिग्लिसरॉल्डिहाइड होता है आपका, अगर आप इसका देखें डिग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये होता है CHO, ठीक है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H, और यहाँ पे हो गया आपका CH2OH। ठीक है, डिग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है कि जो आपका OH ग्रुप है वो कहाँ होता है, वो राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अगर आप नीचे, आपका क्या है, नीचे आपका एल्कोहलिक ग्रुप है, और एल्कोहलिक ग्रुप से जो ऊपर OH है वो आपका राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो ये हो गया आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इनमें से किस में ऐसा जा रहा है, तो देखिए इनके हम और ज्यादा स्ट्रक्चर देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको CH2OH लिख सकते हैं। यस, तो यहाँ से मैच हो जाएगा, ये यहाँ से मैच हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही CH2OH लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर CHO आ रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसको हमें घुमाना पड़ेगा। तो जब हम इसको घुमा देंगे, जितने भी सारे आपके ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पलट जाएंगे। ये OH क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाला OH इधर आ जाएगा, तीसरे वाला OH इधर आ जाएगा, इधर क्या है H, और लास्ट वाला आपका CH2OH में लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, तो अब देखिए कि कितने आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें जो OH ग्रुप है वो क्या आ रहा है, राइट। तो यस, यहाँ पे राइट हो रहा है, राइट में आ रहा है OH ग्रुप, तो ये क्या हो रहा है, ये कोरिलेट कर रहा है। इसमें राइट में आ रहा है, ये कोरिलेट कर रहा है। इसमें राइट में नहीं आ रहा है, इसमें किसमें आ रहा है, लेफ्ट में।
तो ये कोरिलेट नहीं कर रहा है, सी वाला कोरिलेट नहीं कर रहा है। और डी वाले को जब हमने घुमा के देखा तो डी वाला भी क्या कर रहा है, आपका कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें भी कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है OH ग्रुप, तो ये भी कोरिलेट कर रहा है। तो 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कोरिलेट कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ अ नॉन मेटालिक ग्रुप 15 एलिमेंट E विद वीकेस्ट EE बॉन्ड। ठीक है, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उसमें जिसकी सबसे वीकेस्ट EE बॉन्ड है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी। मैक्सिमम कोवेलेंसी का मीनिंग है कि वो कितने नंबर ऑफ आपके बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका ग्रुप 15 क्या होता है, अगर ग्रुप 15 की बात करें तो इनमें आएगा आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है, तो इसमें अगर आप किसकी बात करें कि वीकेस्ट ई बॉन्ड किस में होगा, तो वीकेस्ट ई बॉन्ड होगा आपका नाइट्रोजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसका साइज जो है वो सबसे कम होता है। जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे बढ़ेंगे तो आपका जो साइज है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होगा। तो नाइट्रोजन का जो है स्मॉलेस्ट साइज होता है, और सिंस इसका स्मॉलेस्ट साइज होता है तो जब ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, जो इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो इनके बीच में जो बॉन्ड है ये मिनिमम डिस्टेंस पे बनेगा। तो दैट इज वाई इसका जो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगा। दैट इज वाई एन के बीच जो बॉन्ड है वो वीकेस्ट बॉन्ड होगा। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है, नाइट्रोजन जो शो करता है मैक्सिमम कोवेलेंसी वो शो करता है 4। तो नाइट्रोजन कितनी शो करता है, 4। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका फिगर है और आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। तो इसमें पहला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन E1 इज E1। जो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो अगर यहां से जाएंगे तो ये बिल्कुल E1 है। और एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, जबकि प्रोडक्ट लेस स्टेबल है किससे, रिएक्टेंट से, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मोर स्टेबल। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर दूसरे में है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन E1 प्लस E2। तो फॉरवर्ड रिएक्शन देखें, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी से जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो कितनी होगी, E1 प्लस E2। तो ये बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो E1 प्लस E2 है। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, लेस स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है जितनी लीस्ट एनर्जी में प्रोडक्ट जाएगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और इसमें लीस्ट एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की। देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की इतनी है यहाँ से, तो किसकी लीस्ट एनर्जी है, रिएक्टेंट की। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो हमने अभी निकाली है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की E1 प्लस E2 होती है, और जो प्रोडक्ट है वो लेस स्टेबल है किससे, रिएक्टेंट से। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब इसने बोला है कि फोर्थ भी देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, कि दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो दोनों क्या है, E1 प्लस E2। तो ऐसा नहीं है, ये फॉरवर्ड की क्या है, E1 प्लस E2, जबकि बैकवर्ड के क्या करेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने के लिए कितनी एनर्जी के गैप को पार करना पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे तो E1 बैकवर्ड डायरेक्शन की क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी E1, और फॉरवर्ड डायरेक्शन की क्या है, यहां से देखेंगे E1 प्लस E2। एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो स्टेबल है बट ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द मेजर प्रोडक्ट इज। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये हो गया आपका क्या साइक्लोहेक्सेन, और सेकेंडरी ब्यूटाइल हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपको पता है ये किस चीज में होगा, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। देखो कैसे कैसे फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, यहाँ से आपका फ्री रेडिकल बन सकता है। कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी ब्रेक हो सकता है, तो ये हो सकता है, एक ये बन सकता है, या फिर क्या बन सकता है आपका ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो ये बन जाएगा, या फिर आपका ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, या फिर आपका बन जाएगा एक ये बन सकता है। और कौन कौन से बन सकते हैं, और बन सकते हैं आपके ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक इधर बन जाएगा, ये ठीक है। और अगर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो एक इधर बन जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, या फिर आपका रिंग के अंदर कुछ बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, इसके बाद भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ये वाला ब्रेक हो सकता है, इधर वाला ब्रेक हो सकता है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा है, वो ये वाला आपका जो फ्री रेडिकल है, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि ये कौन सा है, ये टर्शरी फ्री रेडिकल है। देखिए ये सेकेंडरी है, और ये क्या है, ये तो लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि रिंग के ऊपर है। ये भी आपका प्राइमरी है, ठीक है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये वाला आपका फ्री रेडिकल, क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। और जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे आप सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये भी फ्री रेडिकल देगा, ठीक है। तो ये जो ब्रोमीन वाला फ्री रेडिकल है कहाँ कहाँ आपका रिएक्ट करेगा, इस वाले से, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो आपका कौन से ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में आपका ये करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्पीशीज विच डज नॉट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सिंगल स्पीशीज दोनों की तरह काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, ठीक है। तो मैं पहले ClO2- को लेती हूँ। ClO2- क्या रिएक्शन देता है, ClO2- रिएक्शन देता है लाइट की प्रेजेंस में, ये आपका देगा 4ClO3- प्लस 2Cl-। जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पे क्लोरीन का, तो ये हो गया +5, और यहाँ पे कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, -1। और यहाँ पे जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये हो गया आपका +3। तो देखिए यहाँ से क्या जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस वाले केस में तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत की तरह काम कर रहा है, तो ये तो ऐसा नहीं है, तो ये जाएगा, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। नेक्स्ट में देखते हैं ClO4- में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन है वो है +7, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। देखिए ये रिड्यूस तो हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का आपको +5, ठीक है, +3 तो मिल जाएगा, लेकिन +7 से ज्यादा क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर शो करता ही नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब जो ये वाला कंपाउंड है आपका, ये आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर 3 पे भी चल लेते हैं, ClO-, ठीक है। इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, तो ये आपका देगा रिएक्शन 2Cl-,
प्लस ClO3 माइनस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 5, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +5, तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन और यहाँ पे हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये भी दे रहा है। लास्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं, ClO3, ये आपको कैसे देगा, ये आपको देगा यहाँ पे ClO2 माइनस प्लस ClO4 माइनस, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +5 है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, रिडक्शन, और इस वाले केस में आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इसमें से ऑप्शन जो नंबर 2 है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी स्पीशीज देती है, जिसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसकी कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए, ताकि वो ऑक्सीडाइज भी हो सके और वो रिड्यूस भी हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द कंपाउंड्स मेंशन्ड इन लिस्ट 1 with the appropriate catalyst reagent list 2 for their reduction into corresponding amines। इनके corresponding amine बनेंगी, तो इसके corresponding amine बनाने के लिए आपको कौन से catalyst की जरूरत होगी वो हमको मैच करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले RCONH2, तो RCONH2 को corresponding जो amine होगी RCONH2 की वो क्या होगी, वो होगी R। CO ग्रुप किस चीज में चेंज हो जाएगा, CH2 में, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए किस कैटलिस्ट की जरूरत होगी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको जरूरत होगी LiAlH4 और वाटर की। ठीक है, फिर आता है ये आपका आ गया C6H5NO2। तो इसको अगर आप एमीन में चेंज करोगे तो NO2 की जगह क्या आ जाएगा, NH2। NO2 किस में चेंज हो जाएगा जब आप इसको एमीन में चेंज करेंगे, NH2। तो इसके लिए आपको जो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी वो होगा SnHCl, तो इसका होगा नंबर 4। फिर है RCN। RCN को अगर आपको करस्पॉन्डिंग एमीन में चेंज करना है तो RCN की करस्पॉन्डिंग एमीन्स कौन सी होगी, RCH2 NH2, और इसके लिए आपको जो कैटलिस्ट जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी निकिल, यानी निकिल H2। और ये फाइनली आपका ये कंपाउंड है, इसके करस्पॉन्डिंग एमीन क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग एमीन होगी आपका R, ये R, और यहाँ पे ये NH2, और प्लस आपका कंपाउंड बनेगा ये तो आप इस प्रोडक्ट से ही पता लगा पा रहे होंगे कि आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक्वस NaOH की। तो ये आपको कौन सा जा रहा है, देखिए नंबर 4 में देखिए, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 1। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBR प्रोड्यूसिंग 2-methyl butane by above sequence of reaction is। कितने RBR प्रोड्यूस हो सकते हैं जब आप 2-methyl butane की रिएक्शन कराते हैं, जो हम आपको सीक्वेंस दिखाने वाले हैं उसके थ्रू। तो रिएक्शन सीक्वेंस आपका हो गया ये, तो कितने RBR से ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है, तो देखिए सबसे पहले है कि अगर आप R की जगह ये ले, सीधा जो आपका ये है इसे ही बना देते हैं और यहाँ पे एक में BR लगा देते हैं, एक तो इससे मिल जाएगा, एक मिल जाएगा अगर आप BR यहाँ लगा दें तो भी मिल जाएगा, और अगर आप BR इस वाले कार्बन पे लगा दें तो भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर वाले कार्बन पे BR लगा दें तो भी मिल जाएगा। तो मैक्सिमम आपके कितने होंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो आपको लिस्ट 1 में दे रखे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स और लिस्ट 2 में दे रखी है आपको थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो सबसे पहले आप देखें DG के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन है, DH के रिस्पेक्ट में है, DU के रिस्पेक्ट में है। तो आपको इनसे रिलेटेड मैक्सवेल रिलेशंस
आपको आनी चाहिए। तो मैक्सवेल रिलेशन आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले आप मैक्सवेल ने एक पैरेललोग्राम बनाया था, यहाँ पे था एस पी वी टी, यहाँ पे एच जी ए यू। सिंस मेरा डी जी है तो मैं जी वाला लूंगी, यहाँ पे आपका ऐसे एरो बनाना है। तो जी है तो मैं इसका क्या लूंगी, डी जी, और ये हो जाएगा आपका डी पी, और इधर आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब डी पी से सिंस जो आपका एरो है वो दूर जा रहा है तो यहाँ पे आएगा v इंटू डी पी, और सिंस टी से जो आपका एरो है वो पास आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, और ये जिससे पास आ रहा है वो हो गया माइनस एस डी टी। ऐसे आप क्या बना लेंगे, इसको रिलेशन बना लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो देखिए डी जी बाई डी टी ऐसे लिख लेंगे, डी जी बाई डी टी, तो ये वी डी पी बाई डी टी माइनस एस। डी टी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब इसमें बोला गया है आपके क्वेश्चन में कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए जब हम किसी डेरिवेटिव को किसी चीज कांस्टेंट की टर्म में करते हैं तो ये कंप्लीट आपका डिफरेंशिएशन किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज। तो हो जाएगा डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो जो ये डी पी है ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा जीरो, क्योंकि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेम ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस एस। ठीक है, तो मेरा पहला रिलेशन आ गया, डेल जी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एस। तो ए का आ रहा है मेरा सेकेंड, तो मैं इसमें देखूं किस किस में सेकेंड है, तो मेरे तीन ऑप्शन में ए का सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सिर्फ इसी से तो काम नहीं चलेगा, आगे चलते हैं। अब देखते हैं डेल एच बाई डेल टी आप कैसे निकालोगे। डेल एच बाई डेल टी, डेल एच बाई डेल टी के लिए आपको इस वाले रिलेशन की जरूरत नहीं रहेगी। बी का या तो इसमें फर्स्ट जा रहा है सीपी, तो सीपी तो इस वाले रिलेशन से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वाले रिलेशन से तो नहीं मिलेगा, सीपी इसमें कहीं मेंशन नहीं है। तो ये आप कैसे करोगे डेल एच के लिए, तो देखिए डी एच क्या होता है, डी एच होता है डी क्यू एट कॉन्स्टेंट पी। जब कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी भी हीट ट्रांसफर होती है वो क्या होती है, आपकी एंथैल्पी चेंज, और ये होता है एन सी पी डी टी। और मुझे चाहिए डेल एच बाई डेल टी, तो ये मैं कर दूंगी डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो जाएगा एन इंटू सी। अब देखिए मेरे ऑप्शन में एन तो मेंशन नहीं है, सिर्फ सी पी है, तो इसका मतलब मैं फोर 1 मोल ले लूंगी, एन की जगह मैं क्या ले लूंगी 1 मोल, क्योंकि एन क्या है मेरा नंबर ऑफ मोल्स। तो बी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, अब सी का आप कहाँ से निकालेंगे, सी का आप दोबारा जो आपका मैक्सवेल रिलेशन है उससे निकाल लेंगे दोबारा, ये वाला जो भी बताया था, इससे आप इस बार मुझे चाहिए डेल जी बाई डेल पी। तो इस बार मुझे चाहिए डेल जी बाई, जब डेल जी बाई डेल पी चाहिए तो मैं पूरी इक्वेशन को डेल पी से डिवाइड कर दूंगी, तो ये जाएगा डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये हो जाएगा v। ठीक है, डेल पी से डेल पी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एस इंटू डी टी, जो सिंस कॉन्स्टेंट टी है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू आएगा v। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है 4। तो फर्स्ट का सेकेंड, ए का सेकेंड, और बी का मेरा आया था फर्स्ट। ठीक है, और सी का मेरा आया 4। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जा रहा है अगर देखा जाए तो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2 दिस वन, ये मेरा करेक्ट जा रहा है। तो डी का क्या होगा, आपका थर्ड होगा। और डी भी आप कैसे निकालेंगे, जैसे आपने डेल एच निकाला है ऐसे ही आप क्या निकालेंगे डी। तो डी यू कैसे निकालेंगे, डी यू क्या होता है डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा आपका एन सी वी इंटू डी टी। तो डेल यू
बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, NCV। दोबारा आप n को क्या मान लोगे, 1 मोल, तो डेल U बाई डेल टी क्या आ जाएगा, CV। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज इज। तो आपको इसका ऑर्डर बताना है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में इसका किसका ऑर्डर चाहिए। देखिए, इसमें सिंपल सा चीज है कि जितना आपका चार्ज इंक्रीज होगा किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम पे जितना चार्ज आपका इंक्रीज होगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो इसमें जो कोबाल्ट है उसमें जहां आपका चार्ज 3+ है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, कोबाल्ट 2+ से। तो ये तो बिल्कुल सही जा रहा है कि इनकी जो 3+ वाले हैं इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 2+ वालों से ज्यादा होगी। तो 2 3 2 3 3 3 2 2 ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि 3+ की सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे आगे 3+ वाले की ही होगी। तो अब इसमें देखते हैं। अब हमें पता है कि जो जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जहां पे जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वहां पे CFSC उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अमोनिया और ईन में कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया और ईन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ईन। तो इसका मतलब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, अमोनिया वाले से। ठीक है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो जा रहा है आपका करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी बतानी है। देखिए मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m इक्वल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का स्मॉल n से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये तो सॉल्यूट का हो गया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और जो ये वॉल्यूम है ये आपका किस में होना चाहिए, इन केजी होना चाहिए, इन किलोग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मैं यहीं से निकाल लूंगी, 3 मोलर है, 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का तो मतलब यही है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता है, तो ये हो गया 3। मुझे बेसिकली निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकाल दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप कैसे क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे डेंसिटी। ठीक है, देखिए अब देखिए डेंसिटी आपकी 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यानी कि 1 ml का जो वेट है वो कितना है, 1.25 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ml का कितना होगा, 1000 ml का कितना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1250 ग्राम। ये जो मेरा मास आया, ये मेरा मास आया सॉल्यूशन का। ठीक है, ये जो मेरा मास है ये सॉल्यूशन का आया, लेकिन मुझे चाहिए किसका, मुझे चाहिए सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूशन का मास आया मेरा, ठीक है, और मुझे चाहिए सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 डिवाइड बाय सॉल्यूशन का तो हो गया 1250 ग्राम, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे आप, सोल्यूट कैसे निकालेंगे। सोल्यूट के लिए आपके क्या होगा, अगर सोल्यूट का मास चाहिए तो आपको पता है मास होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, और मोलर मास कितना होता है NaCl का, NaCl का मोलर मास होता है 58.44। तो ये आपका टोटल आ जाएगा आपका 175.32 ग्राम। तो यहाँ आप लिख देंगे 175
0.32 ग्राम। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1250 में से ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1074.68 ग्राम। लेकिन मुझे ग्राम में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए, केजी में। तो ये आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 1074.68। इस ग्राम को अगर मुझे केजी में करना है तो मैं इसको डिवाइड करूँ किससे, 1000 से। इसको मैं डिवाइड करूँ किससे, 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड करूँ तो केजी में आ जाएगा। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो ये किस में आ जाएगा, ये अब आ जाएगा आपका केजी में। ठीक है, जब 1000 से डिवाइड करूंगी 1 2 3 तो 3 जो आपका ये पॉइंट है 3 प्लेसेस इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 1.0748। वैसे तो 1.07 तक इनफ है इतना। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 2.79। तो आपकी मोलालिटी की वैल्यू आएगी 2.79, जो बिल्कुल करेक्ट जा रही है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, अगर आपको इतना, ये तो समझाने के पर्पज से था कि ये चीजें कैसी आती हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो उसके लिए। और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का। मोलालिटी का फॉर्मूला आप इससे लगा सकते हो। मोलालिटी अगर आपको निकालनी है तो मोलारिटी इंटू 1000। देखो यही 1000 यहाँ पे चला गया, कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है, मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इंटू डी माइनस 1000 इंटू डी। देखिए यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए किस में, केजी में, माइनस मोलारिटी इंटू एमडब्ल्यू। और ये क्या था आपका, ये आपका था, ये यहाँ पे किसका मास है, यहाँ पे किसका मास है, ये आपके सोल्यूट का, कि मोलारिटी इंटू एमडब्ल्यू, जो सोल्यूट का मोलर मास है, ये किसका है, सोल्यूट का मोलर मास। ठीक है, तो या तो आप ये फॉर्मूला याद कर ले या फिर आपको डिटेल में जैसे भी समझ में आए आप इसको सोल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस इज गिवन बाय रिलेशन। तो आपको बताना है मोलर सोल्युबिलिटी किसके इक्वेट होगी। तो ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिरकोनियम फॉस्फेट जो होता है, जिसका आपको मोलर फॉर्मूला भी दे दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया है, तो इसका क्या, कैसे ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है। तो जिरकोनियम फॉस्फेट आपको दे ही रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, 3 इंटू जेड आर के ऊपर क्या है 4 पॉजिटिव, प्लस 4 इंटू PO4। इवन चार्ज भी दे रखा है, कितना चार्ज है, तो सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन पूरे आपके पेपर में ही नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जब तक ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, तब तक सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी 0 मान, इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे 0 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। जब पूरा सोल्यूबल हो जाता है तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हो जाएगी आपकी 3s और यहाँ पे हो जाएगी 4s। ठीक है, तो KSP क्या होता है, KSP आपका होगा 3s इंटू 4s, और इनके ऊपर पावर भी यही जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर, और यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है तो ये यहाँ भी यही पावर। बस इसको सोल्व कर देंगे, 3 टू द पावर 3 s टू द पावर 3 4 टू द पावर 4 s टू द पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, 4 टू द पावर 4 क्या होगा, 64 इंटू 4, ये होगा आपका 256, 4 टू द पावर 4। और आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो ऐड ऑन हो जाती है, तो ये पावर तो ऐड हो जाएगी s टू द पावर 7। फर्दर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6912। ठीक है, इंटू s टू द पावर 7। तो आपका KSP की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपको s निकालना है, s हो जाएगा KSP डिवाइड बाय 6912 की पावर, और ये हो जाएगा 1/7। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। सपोज आपके पास टाइम की कमी है, आप टाइम पेपर में, तो आप क्या करोगे, जैसे इनका तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इनकी पावर, तो आप क्या करोगे 7 6 या 42, तो एंड में 2 आएगा। ठीक है, आगे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2, तो एंड में 2 अब एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ये दिक्कत। लेकिन 7 तो बिल्कुल क्लियर है ना,
7 तो क्लियर है, यानी कि KSP के डिवाइड में जो भी आएगा उसके होल की पावर 1/7 ही आएगा। तो इन दोनों में 1 और 4 में आपको कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आपको पता है कि जैसे OMe है तो ये प्लस M इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और प्लस M इफेक्ट कहाँ ज्यादा इफेक्ट करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये जो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके क्या होंगे? ये यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा मेटा पोजीशन पे ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जाएगा, यानी कि इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल है वो फर्स्ट वाला है। अब इसमें देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो इस यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको स्टेबलाइज करे, इसमें तो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। CH3 में कौन सा आपका इफेक्ट शो होगा? इसमें होगा प्लस H इफेक्ट, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस M इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है? उसमें होता है प्लस M इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें प्लस M इफेक्ट है, ठीक है। सिंस ये भी पैरा पोजिशन पे है तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो प्लस M इफेक्ट, जिसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा।